हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इन दिनों मैं आपके सामने कुछ कथाकारों की कुछ कहानियों को लेकर के आऊँगा। आप जानते हैं कि समकालीन कथा साहित्य में गंभीर विमर्शों पर बातचीत हुई है और जो गंभीर मुद्दे हैं, जो जो गंभीर विषय हैं, उस पर खुल करके कथाकारों ने अपनी बात कही है और हमारे आपके सामने समाज की एक कड़वी और काली सच्चाई को प्रस्तुत करने का जोखिम उठाया है। जब मैं समकालीन कथाकारों की बात, समकालीन कहानियों की बात करता हूँ, तो समकालीन कथाकारों में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया और तेजी से हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वह है रूप सिंह चंदेल। कथाकार रूप सिंह चंदेल जी के यहाँ कहानियों का जो स्वरूप है वो अन्यत्र वर्तमान में जो भी कथाकार सक्रिय हैं कथा लेखन में, अन्यत्र बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। पहली बात तो कथात्मक कथाओं की जो बनावट और बुनावट है वो रूप सिंह चंदेल जी के यहाँ विशिष्ट है। इसके साथ आप यह भी समझिए कि विषय को जिस गंभीरता के साथ रूप सिंह चंदेल लेकर प्रस्तुत करते हैं, वैसी गंभीरता अन्यत्र देखने को कम मिलती है। जिस कहानी को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, उस कहानी के प्लॉट को निर्मित करने में कितना श्रम किया होगा कथाकार ने, यह आप सुनने के बाद अंदाजा लगा सकेंगे। मतलब अगर ये कहानी वर्तमान समय के किसी अन्य कथा लेखिकाओं को या कुछ एक अन्य कथा लेखकों को दिया जाता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी की ऐसी तैसी कर देते। ऐसी तैसी कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि जो आजकल एक ट्रेंड चला है, देहों के माध्यम से उत्तेजना पैदा करना और उत्तेजित करते हुए वासना के गर्त में ले जाकर पाठकों को छोड़ देना, तो जो नंगापन है, जो अश्लीलता वाला मामला है, वो सब इस कहानी के साथ किया जाता। लेकिन रूप सिंह चंदेल जो है, इस कहानी में बड़े बारीकी से विमर्शों को लाकर सामने रखते हैं, समस्याओं को लाकर सामने रखते हैं और अपना चिंतन व्यक्त करते हैं। तो आइए हम वो कहानी सुनते हैं। मैं आपको वो कहानी पढ़ करके सुनाऊंगा और इसी के साथ साथ कल एक कहानी इनकी और लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आइए उनकी कहानी पढ़ते हैं। वह चुप है। वह चुप है। कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार और शोषण हर विभागों में मुख्य मुद्दा है। हर विभागों में भ्रष्टाचार और शोषण भरा हुआ है। लेकिन शिक्षा विभाग की जब आप बात करें, यहाँ जिस तरीके के भ्रष्टाचार हैं, जिस तरीके के शोषण हो रहे हैं, यहाँ की स्थिति पर जब आप बात करेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दांतों तले उंगली दबाने से मतलब ये है कि यहाँ लड़कियों का, लड़कों का शोषण अध्यापकों द्वारा जिस तरीके से किया जाता है, वो न सिर्फ अमानवीय है अपितु पाशविक भी है। पाशविक से तात्पर्य ये है कि मनुष्य की स्वतंत्रता होती है, स्वच्छंदता होती है। आप उसे किसी भी तरीके से बरगला नहीं सकते, किसी गलत कार्य को करने के लिए विवश नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अकादमिक जगत की, खास करके जब शोध और शोधार्थी और शोध कार्यों की बात आती है, तो अकादमिक जगत की एक कड़वी सच्चाई है कि पीएचडी कराने और ना कराने के व्यामोह में जो लालच दे करके और जो शोषण की एक नई प्रणाली विकसित की गई है कि पीएचडी की थीसिस लिखवाने के एवज में शरीर का शोषण करना और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना, वो इस कहानी के मुख्य विमर्श बिंदु है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बाकी क्या है ये आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे। आइए। वह चुप है। वह चुप है, बिल्कुल ही चुप। वैसे कम बोलना उनकी आदत है। यह आदत उन्होंने विकसित की है। कभी वह अधिक बोलते थे, जिस पर उन्होंने सप्रयास नियंत्रण पा लिया। वह जानते थे कि कम बोलने के लाख लाभ होते हैं। साथ ही मुंह ताकते रहते हैं कि वह कुछ बोले, लेकिन वह चुप रहते हैं। दूसरों को सुनते हैं और उनके कहे को अपने अंदर गुनते हैं।
अवसरानुकूल कुछ शब्द उच्चरित कर देते हैं, एक एक शब्द पर बल देते हुए। वह अपने वाक्यों की असंबद्धता की चिंता नहीं करते, चिंता करते हैं अधिक न बोलने की। अधिक बोलने को अब वह स्वास्थ्य खराब होने के कारणों में से एक मानते हैं। स्वास्थ्य को वह व्यापक अर्थ में लेते हैं, जो शारीरिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यापक संदर्भों से जुड़ता है। वह कम अवश्य बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल चुप उन्हें पहली बार देखा गया है। मिलने आने वालों को उनकी पत्नी शालिनी दरवाजे से ही टरका देती हैं, यह कहकर कि सुशांत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह शालिनी जी 2 दिन पहले सुशांत जी बिल्कुल स्वस्थ थे। मिलने आए एक युवक के कहने पर वह बोली, कल से स्वास्थ्य खराब है, छींक रहे हैं और गला भी खराब है। शालिनी जी, युवक बोला, वह स्वयं न बोले, बस मुझे सुन ले, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। शालिनी उस अपरिचित युवक को घूर कर देखा। आप मुझे बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। युवक ने शालिनी की ओर अखबार बढ़ाते हुए कहा, परसों शाम जनाधार लेखक संघ की ओर से प्रख्यात साहित्यकार कामेश्वर जी की मृत्यु पर शोक सभा आयोजित थी। सुशांत जी भी बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कामेश्वर जैसा व्यक्ति इसलिए हमारी श्रद्धा के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, वरना उनका जीवन इतना अराजक, चरित्र इतना कमजोर। आप कहना क्या चाहते हैं? शालिनी युवक की ओर नजरें तरेरते हुए टोका। अविचलित युवक ने आजाद भारत अखबार बढ़ाते हुए कहा, इसमें सुशांत जी के कथन की भर्त्सना की गई है। मुझे जनाधार लेखक संघ के सचिव व्याकुल कुमार जी ने यह कहकर भेजा है कि सुशांत जी आजाद भारत को यह कहते हुए अपना खंडन भेज दें कि उन्होंने वैसा नहीं कहा था। रिपोर्टर ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। जी शुक्रिया, मैं उन्हें बता दूंगी। आजाद भारत की प्रति युवक से लेती हुई शालिनी बोली और युवक को दरवाजे पर खड़ा छोड़ दरवाजा बंद कर लिया। वह चुप हैं और चुप होने का कारण पूछने पर भी उन्होंने शालिनी को नहीं बताया। एक और समय वह चुप रहने लगे थे, लेकिन बिल्कुल चुप नहीं थे। तब उनके स्कूटर ने उनके अंदर उथल पुथल मचा रखा था। 4 वर्षों से वह उनके गैराज में खड़ा था। बेटे के लिए उसे खरीदा गया था। बेटा उससे कॉलेज जाता, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां से वह इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग कर वह 4 साल पहले एमएस करने अमेरिका चला गया और एमएस कर वहीं नौकरी करने लगा। बेटे के जाने के बाद स्कूटर को गैराज में बंद करने के बाद न उन्हें गैराज खोलने की आवश्यकता अनुभव हुई और न ही स्कूटर का ख्याल आया। दरअसल बेटे के लिए उन्होंने नहीं, शालिनी ने उसे खरीद दिया था। उनके यहाँ स्कूटर है। यह अनुभूति उन्हें तब होती जब कभी कभार उसे वह गेट के बाहर खड़ा देखते। वैसे होता यह था कि जब वह सुबह 9 बजे सोकर उठते, बेटा कॉलेज के लिए जा चुका होता था। शालिनी विदेश मंत्रालय में सहायक निदेशक राजभाषा थी और वह भी कार्यालय जा चुकी होती थी। सुशांत, जिनका पूरा नाम सुशांत राय था, उठते, अंगड़ाई लेते, खिड़की से झांककर सड़क की आमद रफ्त का जायजा लेते हुए दाढ़ी पर हाथ फेरते, जिसके वह बहुत साज संवार करते थे। फिर बिस्तर छोड़ किचन में जाते, जहां शालिनी थर्मस में उनके लिए चाय बनाकर रख जाती थी। चाय पीते हुए वह दिन के अपने कार्यक्रम पर विचार करते, अखबार पर सरसरी दृष्टि डालते और विशेष रूप से दुर्घटनाएं, हत्या, बलात्कार और लूटपाट की खबरें पढ़ते। ये खबरें उन्हें चिंता में डाल देती। वह अपने को असुरक्षित अनुभव करते और घर, शालिनी और बेटे अखिल को लेकर चिंतित हो उठते। बलात्कार शब्द पर उनकी नजरें अधिक देर तक टिकती। उस समाचार को वह गौर से पढ़ते और मन में विचलन अनुभव करते रहते। विचलन अनुभव करते हुए उन्हें बरबस सुहासिनी की याद हो आती। याद तब अधिक आती जब उससे मिले उन्हें
2-3 सप्ताह बीत चुके होते। सुहासिनी उनकी छात्रा थी, उनके निर्देशन में पीएचडी कर रही थी। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने उसकी इस प्रकार उपेक्षा की, एक दिन वह रो पड़ी थी। वह काम करके लाती, वह देखते नहीं बल्कि गंभीरता पूर्वक देखने का अभिनय करते और कुछ देर बाद रजिस्टर उसकी ओर सरका देते। बात बनी नहीं सुहास, दोबारा लिखो। और वह कुछ पुस्तकों के नाम बता देते, इन्हें पढ़ो, दिशा मिल जाएगी। एक एक चैप्टर को 5-6 बार उन्होंने लिखवाया। 2 वर्षों में सुहासिनी केवल 3 चैप्टर ही लिख पाई। समय समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा था और यही वह चाहते थे। चौथे चैप्टर को जब 5वीं बार उन्होंने रिजेक्ट किया, सुहासिनी के धैर्य का बांध टूट गया और वह भपक पड़ी, सर मैं पीएचडी नहीं करूंगी। चाचा ऐसा नहीं सोचते सुहास। सोफे पर उसकी ओर खिसक गए थे वह और अपनी उंगलियों से सुहासिनी के आंसू पोंछते हुए बोले थे, तुम प्रतिभाशालिनी हो समझदार भी, लेकिन पता नहीं क्यों नासमझी करती जा रही हो। अब तक कब की थीसिस सबमिट हो चुकी होती, कहीं एडहॉक पढ़ा रही होती। सुहासिनी का रोना बंद हो गया था। वह सोचने लगी थी, क्या सच ही वह प्रतिभाशाली है? लेकिन सर ने कहा, अभी कहा। सुहासिनी सोच में डूब गई। वह कुछ और परिश्रम करेगी, उसे प्राध्यापक बनना है, वैसा ही करेगी जैसा सुशांत सर कहेंगे। सुहासिनी और उसको वही करना पड़ा जैसा सुशांत राय ने कहा। शालिनी दफ्तर जा चुकी थी और बेटा कॉलेज। तब से सुहासिनी को अकेले में वह सहवासिनी कहकर पुकारने लगे थे। सुहासिनी ने पीएचडी की और एक कॉलेज में उनके सहयोग से एडहॉक पढ़ाने लगी। उसे रेगुलर होना है और वह सोचती है उसके सर यानी सुशांत सर उसके रेगुलर होने में भी सहायक होंगे। इसीलिए वह 10-15 दिनों में उनके घर आती है। कॉलेज जाते समय शालिनी के कार्यालय जाने के बाद, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। शालिनी को ज्वर था, वह कार्यालय नहीं गई थी। सुहासिनी घर आए और सुशांत अपने को अनियंत्रित रख लें संभव नहीं था। 4 वर्षों बाद उन्हें गैराज की याद आई थी। मुश्किल चाबी खोज पाए थे वह। ज्वर के कारण शालिनी अर्धचेतनावस्था में थी। फिर होता क्या है कि सुशांत कठिनाई से गैराज का ताला खोल पाए, क्योंकि उसमें जंग लग चुकी थी। गैराज में जमी धूल की परत और दीवारों में लगे जालों ने एक बार तो उन्हें हतोत्साहित किया था, लेकिन उसका विकल्प उन्होंने खोज लिया था। चटाइयों का आविष्कार शायद ऐसे अवसरों के लिए ही हुआ था, उन्होंने उस समय सोचा था। उतावलेपन के उस क्षण उस बाधा से मुक्ति आवश्यक थी। मुक्ति उसे हटा देने से ही संभव थी, लेकिन 4 वर्षों से एक ही जगह खड़े स्कूटर को हटाना उनके लिए किसी पहाड़ को हटाने जैसा था। भले ही उन्होंने दुनिया को चलाया था, लेकिन स्कूटर चलाना तो दूर, आने के बाद उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसे हटाने से शालिनी के उठ आने का खतरा भी था। उसे खिसकाकर उन्होंने धूल और जालों की परवाह न कर धूल भरी फर्श पर किसी तरह आधी अधूरी चटाई बिछा ली थी। ऐसे अवसरों में असुविधाओं में सुविधा खोज लेना उनकी फितरत थी। लेकिन स्कूटर उनके दिमाग में अटक गया था। वह सड़क पर दौड़ने की बजाय उनके दिमाग में दौड़ने लगा था। उसे घर से बाहर कर देने का निर्णय उन्होंने कर लिया था। उसे बेच दें या किसी को दे दें, इस द्वंद्व में वह कई दिनों तक फंसे रहे थे। बेचने से अधिक किसी को दे देना उन्हें अनेक दृष्टिकोण से उपयुक्त लगा था, लेकिन मुफ्त कुछ देना उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। मुफ्त पाने वाले की आदतें खराब हो जाती हैं, वह श्रम से बचने लगता है। इससे न उसका विकास होता है और न देश का। मुफ्त देने पाने की नीति उनके प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध थी। अपने प्रगतिशील विचारों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत तय किए थे और उन सिद्धांतों का वह कठोरता से पालन करते थे। सोच विचार कर उन्होंने
जनाधार लेखक संघ से जुड़े अपने एक छात्र को स्कूटर देने का निर्णय किया। संघ की परिकल्पना में उनकी भी भूमिका रही थी, जिससे उनके कुछ छात्र भी उससे जुड़े हुए थे। समय समय पर वे संघ की ओर से धरना प्रदर्शन कर लेते, जंतर मंतर पर सरकार के विरुद्ध नारे लगा लेते। संघ से जुड़े लोग प्रसन्न हो लेते कि वह सरकार की दुर्नीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे, जबकि संघ के पदाधिकारी इससे सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर अपने हित साध लेने से प्रसन्न होते थे। एक दिन राजीव प्रसाद नाम के उस युवक को उन्होंने घर बुलाया। उसकी पढ़ाई, समस्याओं आदि की चर्चा कर कहा, राजीव, तुम्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। कैसा प्रोजेक्ट सर? स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श विषय पर कुछ काम करना है। सर, राजीव के स्वर में कंपन था। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यही कोई 200-250 पृष्ठों की पुस्तक, पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा। 5 दशकों के महत्वपूर्ण उन उपन्यासों की सूची मैं लिखवा दूंगा। प्रत्येक दशक के आधार पर 5 अध्याय और 6वां अध्याय उपसंहार। सर, अरे घबराते क्यों हो? मैं हूं ना। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सुशांत राय बोले, इसके लिए कुछ परिश्रम करना होगा, कुछ पुस्तकालयों की खाक भी छाननी होगी। उसके लिए तुम मेरा यह स्कूटर ले जाओ, केवल कार्य करने तक के लिए ही नहीं, इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राजीव उनके चेहरे की ओर देखने लगा तो वह बोले, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। तुम प्रतिभाशाली हो और प्रतिभाशाली लोग मुझे प्रिय हैं। मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। सर, राजीव कसमसाया। वह सोच रहा था उनके लिए अपनी एमफिल का शोध प्रबंध ही भारी पड़ रहा है, ऊपर से इतना भारी भरकम काम कैसे वह कर पाएगा। इसे 2 महीने में पूरा करना है, फिर अपने एमफिल का काम करते रहना। अभी उसके लिए पर्याप्त समय है। और उन्होंने राजीव की ओर स्कूटर की चाबी उछाल दी थी। चाबी वह नहीं थाम पाया तो दाढ़ी में मुस्कुराते हुए वह बोले, कैच करने में कमज़ोर हो। राजीव के घर से स्कूटर घसीटकर बाहर निकलते ही उन्होंने गेट बंद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 4 वर्षों में पिचक चुके टायरों और पथरा चुकी पेट्रोल की टंकी की रबर ने उसे कितना दुखी किया था। मैकेनिक ने उसकी जेब से 500 रुपये निकलवा लिए थे, जो कि उसके पास नहीं थे। उसने एक साथी से रुपए उधार लिया, मैकेनिक को दिए थे। लेकिन जिंदगी में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ कि सोची समझी योजना अनुसार किए गए कार्य में उन्हें असफलता मिली थी। राजीव प्रसाद नामक छात्र द्वारा तैयार पुस्तक उनके नाम से प्रकाशित होनी थी। उसने 1 दशक के उपन्यासों पर एक चैप्टर लिखकर उन्हें दिखा भी दिया था, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया था। उन्हें ज्ञात हुआ कि बेंगलुरु के एक बहुराष्ट्रीय बैंक में उसे नौकरी मिल गई थी और वह पढ़ाई छोड़ गया था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने पहली बार गलत घोड़े पर दांव लगाया था, लेकिन अब उनके चुप होने का यह कारण नहीं था। तो कारण क्या था? हुआ यह कि 2 दिन पहले लंबे समय के बाद सुहासिनी उनके यहाँ आई। शालिनी दफ्तर जा चुकी थी। सुहासिनी को देख वह प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए कि उसके आने के लिए कितनी ही बार उन्होंने उसके मोबाइल पर फ़ोन कर उससे अनुग्रह किया था, उसे प्रेम भरे SMS किए थे। सुहासिनी का उन्होंने ऐसे स्वागत किया मानो वर्षों बाद मिले थे, लेकिन सुहासिनी में उन्हें न वह उत्साह दिखा और न औत्सुक्य। घर में प्रवेश करते ही वह हिमखंड की भांति सोफे पर ढह गई थी। वह देर तक उसकी ओर ताकते रहे थे। चुप। फिर पूछा था, सुहास, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। सुहासिनी उन्हें घूरती रही अपनी बड़ी बड़ी तीक्ष्ण आंखों से। उन्होंने
फिर जब टोका वह रो पड़ी। उन्हें उसके साथ का पहला दिन याद हो आया। तब भी वह ऐसे ही रोई थी और सोफे पर उसके निकट खिसक उन्होंने उसके आंसू पोंछे थे। उन्होंने उसी प्रकार उसके आंसू पोंछने चाहे तो सुहासिनी ने उनका हाथ झटक दिया। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, वह चीखी। मैंने? हाँ आपने, मैं गर्भवती हूँ। तुम उनकी जुबान लड़खड़ा गई थी। किसी प्रकार अपने को संभाल वह बोले, इसमें परेशान होने की क्या बात, मैं तैयार होता हूँ किसी डॉक्टर के पास। नहीं। फिर वह भौंचक थे। आप शालिनी जी को तलाक दें और मुझसे विवाह। तुम होश में तो हो ना सुहासिनी? पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। क्या प्रमाण है कि यह मेरा ही गर्भ है? वह भड़क उठे थे। प्रमाण क्या है, यह आपको भी पता है, सुहासिनी ने सजे स्वर में कहा। वह थप से सोफे पर बैठ गए थे, सिर थाम कर। उनके सामने डॉक्टर विप्लव त्रिपाठी का वह चेहरा घूम गया था। राजनीति शास्त्र विभाग के डॉक्टर विप्लव त्रिपाठी, उनके एक एमफिल की छात्रा ने ऐसा ही आरोप लगाते हुए उनके द्वारा उसे मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस के प्रमाण विश्वविद्यालय प्रशासन और इंक्वायरी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए थे और आरोप सिद्ध होने के बाद त्रिपाठी को प्रोफेसर पद से विश्वविद्यालय ने बर्खास्त कर दिया था। सुहासिनी जा चुकी थी, कब उन्हें पता ही नहीं चला था और तभी से वह चुप है। अब आप ये पूरी कहानी है। तो तभी से वह चुप है और ऐसे चुप होने वालों में विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालयों के कितने गुरु हैं। हालांकि सभी गुरु ऐसे नहीं होते, हालांकि सभी प्राध्यापक ऐसे नहीं होते, लेकिन एक बड़ी समस्या तो अकादमिक जगत की यह है ही। जब मैं बड़ी समस्या कह रहा हूँ तो मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका कि शोषण की यह पारंपरिक पद्धति है अकादमिक जगत की, जो आज भी धड़ल्ले से फल फूल रही है। आपको ध्यान होगा कि अभी 2-4 साल पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ एक खबर छपी थी जिसमें यह लिखा गया था कि लड़कियों के चेहरे की शक्ल देख करके पीएचडी में एनरोलमेंट मिलता है। तो पीएचडी में एनरोलमेंट मिलने की कहानी, थीसिस पूरी होने की कहानी, और आप देखिए कि कैसे एक लड़की के चक्कर में एक लड़का उच्च शिक्षा हासिल करने से चूक जाता है, यानी करे कोई भरे कोई। और यही यदि हमारा समाज है, यही यदि शिक्षण संस्थान है, यही यदि गुरु हैं, यही यदि शोध निर्देशक हैं, तो इस कहानी के माध्यम से आगे बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है और आगे बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम आप नहीं समझेंगे, हम आप नहीं सोचेंगे, तो सवाल ये है कि समझेगा कौन, सोचेगा कौन। तो इस कहानी को आप लोगों ने सुना, अब इसके ज़रिए आप यथार्थ स्थिति पर दृष्टिपात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कल फिर आपको नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।